Hi students, welcome to my YouTube channel Seema Classes. Today we are going to see the 9th standard ka lesson which will be useful for other standard also, that is useful and harmful microbes. So let's see what are microbes. So microbes are or the microorganisms is a microscopic organism which may exist in its single cell form or it's in a colony of cells. मतलब those organisms which is available or which can be seen under only microscope. जो माइक्रोस्कोप के नीचे ही ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं इतने वो छोटे होते हैं, दैट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स. नाउ दीज ऑर्गेनिजम्स में बी फाउंड, वो सिंगल सेल फॉर्म में भी हो सकते हैं या कॉलोनीज ऑफ सेल्स में भी हो सकते हैं. What are the examples of the microorganisms? The examples are bacteria, virus, fungi, protozoa, etc. Okay, so I have drawn a chart over here. Microorganisms, routes of exposure, मतलब how they enter inside the body. Injection and inhalation. Injection मतलब क्या? Through mouth, मुंह से पेट में गया. Injection में through injections. And inhalation means what? Inhalation means through breathing. तो यहाँ अभी हम लोग जो पूरा वर्ल्ड जिससे फेस करा, दैट इज कोरोना वायरस. दैट कोरोना वायरस इज एंटर्स थ्रू इनहेलेशन. इसके नाक बंद करो, मुंह बंद करो, मास्क लगाओ. ओके, सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स: वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई एंड प्रोटिस्टा. सो आई हैव शोन यू द डायग्राम्स ऑल्सो और पिक्चर्स ऑल्सो. ओके, नेक्स्ट. Now, how many types of microorganisms? Microorganisms are of 2 types, that is useful microorganism as well as harmful microorganisms. Here for your studies, you are having this type only this much microorganism. First one useful में है, first one that is lactobacilli, and another one is a rhizobium, and in harmful it is a fungus. Okay, so now we are moving towards the useful microorganisms. उसमें पहला देखेंगे, that is lactobacilli. So lactobacilli. What is lactobacilli? Lactobacilli is an anaerobic bacteria. Anaerobic means what? They can produce energy without the use of oxygen. Okay, तो ऑक्सीजन के बगैर जो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, that organisms are called anaerobic organisms, and as it is a bacteria, it is called as an anaerobic bacteria. And we are aerobic. We require oxygen to release energy. Okay, now नेक्स्ट, लैक्टोबैसिली कहाँ यूज होता है? इन द प्रोडक्शन ऑफ द योगर्ट, कर्ड बनाने के लिए, दही बनाने के लिए. तो हाउ द योगर्ट इज मेड फ्रॉम मिल्क, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन दिस प्रोसेस? तो व्हाट हैपन, दिस लैक्टोबैसिली इज प्रेजेंट इनसाइड द मिल्क. ओके, तो मिल्क में प्रेजेंट होता है क्या? लैक्टोबैसिली. नाउ दिस मिल्क में एक शुगर भी प्रेजेंट होती है, दैट इज लैक्टोज शुगर. इफ यू टेस्ट द मिल्क, मिल्क हम लोग को खट्टा या कड़वा नहीं लगता, इसका मतलब उसमें शुगर प्रेजेंट होती है. द शुगर विच इज प्रेजेंट इनसाइड द मिल्क इज कॉल्ड लैक्टोज शुगर. नाउ दिस लैक्टोज शुगर इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड. लैक्टोज शुगर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है. कौन करता है? लैक्टोबैसिली. लैक्टोबैसिली क्या है? इट इज अ एनारोबिक बैक्टीरिया. ओके, नाउ शुगर से लैक्टिक एसिड बनने, लैक्टोज शुगर से लैक्टिक एसिड बनने के प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन. ओके, जिसके वजह से क्या होता है कि शुगर से लैक्टिक एसिड बन गया, जिसके वजह से द पीएच ऑफ मिल्क डिक्रीजेस कॉजिंग कोएगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन. पीएच में एक्सप्लेन करती हूँ. पहले देखते हैं कि क्या हो जाता है कि मिल्क में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसका कोएगुलेशन हो जाता है, मतलब जमना चालू हो जाता है. इसके लिए जब भी मिल्क खराब हो जाता है तो हम लोग को खराब होने में उसमें पानी सेपरेट होता है और कुछ सॉलिड सब्सटेंस जो होता है वो साइड में हो जाता है. जो सॉलिड सब्सटेंस साइड में होता है दैट इज प्रोटीन विच इज कोएगुलेटेड. कोएगुलेटेड मतलब जम जाता है मिल्क प्रोटीन. ओके, दस द मिल्क प्रोटीन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिल्क. इन दिस वे, मैंने कहा जैसे दूध खराब हो गया, हम लोग को कैसे मालूम पड़ता है कि पानी साइड में हो जाता है और क्लम्स या ऐसे क्लॉट जैसे कुछ वाइट साइड में हो जाता है. जो वाइट क्लॉट जैसे साइड में होता है दैट इज मिल्क प्रोटीन. ओके, so this is what happens when the milk changes into yogurt. Yogurt has a specific sour taste due to lactic acid. Okay, तो योगर्ट को जो खट्टी टेस्ट होती है वो किसके वजह से होती है? ड्यू टू लैक्टिक एसिड. लो pH destroys harmful microbes present in the milk. अभी कैसे, जब भी शुगर से लैक्टिक एसिड में कन्वर्जन हुआ मिल्क का,
तो विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिली, तो उसका पीएच क्या हो गया, उसका पीएच डिक्रीज हो गया, मतलब उसका पीएच कम हो गया। और ये पीएच कम होने की वजह से क्या हो गया, जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे मिल्क में वो डिस्ट्रॉय हो गए, मर गए। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द टर्म दैट इज पीएच। पीएच क्या होता है, पीएच इज अ हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द गिवन सोल्यूशन। उसमें हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है सोल्यूशन में, उसको पीएच कहते हैं। ओके, तो पीएच जैसे हम लोग का मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं, नंबर लाइन होता है, नंबर लाइन में बीच में ओरिजिन होता है 0, और उसके राइट साइड में सब पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और उसके लेफ्ट में सब नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो पीएच का भी एक पीएच स्केल होता है, उसका मिडल वैल्यू 7 होता है, और उसके राइट में अप टू 14, 7 से 14, और लेफ्ट में 7 से 0 तक। तो अगर पीएच, किसी चीज़ का पीएच 0 से 7 के बीच में है तो वो सब्सटेंस या वो सोल्यूशन एसिडिक सोल्यूशन होता है, और 7 से ज़्यादा है, बिटवीन अप टू 14, दैट इज़ अ बेसिक सोल्यूशन। ओके, तो शुगर एसिडिक नहीं था, ये बेसिक था। बेसिक था मतलब इसका पीएच 7 से ज़्यादा था, और जब भी उसका लैक्टिक एसिड में कन्वर्जन हो गया तो उसका पीएच 7 से कम हो गया। ओके, और जो एसिड होते हैं वो खट्टे होते हैं टेस्ट में। ओके, हैव यू अंडरस्टूड? आई विल रीड दिस अगेन। The lactobacilli convert lactose sugar in the milk into lactic acid. This process is called fermentation. As a result, the pH of milk decreases, causing coagulation of milk proteins. Thus, milk proteins are separated from other constituents of milk. This is what happens when the milk changes into yogurt. Yogurt has a specific sour taste due to lactic acid. The low pH destroys harmful microbes present in the milk. Okay, now next, now we'll see the what are the uses of lactobacilli. Lactobacilli ये बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया है, anaerobic बैक्टीरिया है। Why it is anaerobic bacteria? Because it can release energy without help of oxygen. So what are the uses of lactobacilli? Because it is a useful bacteria. Various milk products like yogurt, buttermilk, ghee, cheese, shrikhand, etc. can be obtained by fermentation of milk. Lactobacilli fermentation is useful for large-scale production of cider, cocoa, pickles of vegetables, etc. Cider is a vinegar. Okay. Next, lactobacilli and some other useful microbes taken together are used to treat abdominal discomfort. Abdominal discomfort मतलब क्या, पेट खराब हो गया, मोशंस हो रहे हैं, बार बार मोशन हो रहे हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, अलॉन्ग विथ मेडिसिन हम लोग को कभी कभी ये बैक्टीरिया, दूसरे मतलब यूजफुल बैक्टीरिया अलॉन्ग विथ अदर माइक्रोब्स देते हैं, जिसकी वजह से पेट का डिस्कम्फर्ट रुक जाता है। क्योंकि पेट का डिस्कम्फर्ट मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या प्रोटोजोन इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट, leave-in fodder offered to domestic cattle like cows and buffaloes is a fodder fermented with the help of lactobacilli. Now it is a complan or horlicks of cattle. जैसे बोलते हैं ना हम लोग, कॉम्प्लान पियो ज़्यादा शक्ति आती है, हॉर्लिक्स पियो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो ऐसे ही ये जो कैटल्स है, काउ है, बफेलो है, जो दूध देने वाले मिल्क एनिमल है, जो दूध देते हैं, तो उनका दूध का क्वांटिटी बढ़ाने के लिए उनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स देते हैं। तो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट में क्या होता है, उनका जो फॉडर होता है वो लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया के साथ फर्मेंट करते हैं। फर्मेंट करने की वजह से उसमें जो न्यूट्रिएंट्स का कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाता है, और वो फूड एज अ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री फूड और गुड फूड करके डोमेस्टिक एनिमल्स को दिया जाता है। नेक्स्ट, द लैक्टोबैसिली फर्मेंटेशन प्रोसेस इज यूज्ड टू मेक वाइन एंड सम टाइप्स ऑफ ब्रेड। ओके, तो लैक्टोबैसिली का फर्मेंटेशन करके दारू बनती है, वाइन बनता है, और सम टाइप्स ऑफ ब्रेड, और ब्रेड भी बनाए जाते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड। दैट इज यूजफुल बैक्टीरिया कौन सा देखा, दैट इज लैक्टोबैसिली। नाउ नेक्स्ट यूजफुल बैक्टीरिया था राइजोबियम। ओके, तो राइजोबियम लिव्स इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके, और इट इज कॉल्ड एज अ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ये लैक्टोबैसिली था एनारोबिक बैक्टीरिया, राइजोबियम है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। अब सिम्बायोसिस क्या है? सिम्बायोसिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स वेयर बोथ आर बेनिफिटेड। ये ऐसा रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में जिसमें दोनों भी बेनिफिटेड रहेंगे, दोनों भी फायदे में रहेंगे, कोई किसी का नुकसान नहीं करेगा। दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड
symbiotic relationship. Okay, so rhizobium lives in a symbiotic relationship. It is a symbiotic bacteria. अभी क्या है, अगर आप देखेंगे यहाँ रूट नोड्यूल्स दिख रहे हैं, सेंग बोलते हैं ना हम लोग, जैसे ग्राउंडनट पे सेंग आती है, जो ये ज़मीन के नीचे उगता है, तो ये जो रूट नोड्यूल्स है इसके ऊपर सेंग या नोड्यूल्स है, इसके ऊपर बैक्टीरियाज होते हैं. वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं? दैट इज राइजोबियम. यहाँ भी पिक्चर में मैंने दिखाया है, पॉड के ऊपर है. तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, देन विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट. कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है. ओके, नियरली 78% नाइट्रोजन, फ्री नाइट्रोजन इज अवेलेबल इन दी एटमॉस्फेयर. हवा में नाइट्रोजन 78% है, लेकिन वो नाइट्रोजन प्लांट्स खुद के लिए यूज़ नहीं कर सकते. जैसे मैंने कहा, हमने हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स इंपॉर्टेंट है, वैसे ही प्लांट के लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर देयर ग्रोथ. तो जो हवा में फ्री नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन है, दैट नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूज बाय प्लांट को वो यूज़ करने नहीं आता है. उनको वो नाइट्रोजन शुड बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट और नाइट्राइट फॉर्म. ओके, देखो यहाँ लिखा है मैंने, दैट शुड बी कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट फॉर्म्स एंड द अमाइनो एसिड फॉर्म. उसको कन्वर्ट करना है नाइट्रेट फॉर्म में, नाइट्राइट फॉर्म में, अमाइनो एसिड फॉर्म में, जो प्लांट को नहीं आता है. तो ये जो रूट नोड्यूल्स पे ये जो रूट नोड्यूल्स पे बैक्टीरिया है, राइजोबियम है, वो क्या करता है, हवा से फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमाइनो एसिड फॉर्म में कन्वर्ट करता है. ओके, उसने अभी वो अमाइनो एसिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जो प्लांट यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो उसने क्या किया, उसने प्लांट का फ़ायदा करके दिया कि हवा में जो फ्री नाइट्रोजन था उसको जो फॉर्म में अवेलेबल है, जैसे नाइट्राइड है, नाइट्रेट है, अमाइनो एसिड फॉर्म में चाहिए, वैसे उसने कन्वर्ट कर दिया. इन टर्न व्हाट इट विल गेट फ्रॉम द प्लांट, अभी वो प्लांट के लिए कर रहा है, इतना प्लांट का फायदा कर दिया. अभी इन टर्न प्लांट से उसको क्या मिलेगा, प्लांट से उसको मिलेगा खाना. ओके, उसका जो खाना है वो प्लांट से मिलेगा. तो इस तरह वो भी बेनिफिटेड हो गया क्योंकि उसको खाना मिल गया, और प्लांट भी बेनिफिटेड हो गया क्योंकि प्लांट को जो हवा का फ्री नाइट्रोजन है, दैट नाइट्रोजन is converted into nitrate, nitrite, amino acid form by rhizobia. Therefore, it is called as a symbiotic bacteria. Okay, now we are moving to a C. मैंने यहाँ explain किया है role and uses of rhizobium. Rhizobia lives in a root nodules in the leguminous plants. Leguminous मतलब जो plants को सींग आते हैं, जैसे groundnut. Okay, they supply nitrates, nitrites and amino acids to that plant. मैंने अभी बताया था रूट नोड्यूल में रहते हैं, हवा का फ्री नाइट्रोजन हवा में है, उसको नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करके देते हैं. इन टर्न दे गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम प्लांट. मतलब इन टर्न दे रिसीव फूड फ्रॉम प्लांट. इन दिस वे राइजोबियम एंड प्लांट बोथ आर बेनिफिटेड. सच ए म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस. राइजोबिया प्रोड्यूस नाइट्रोजनस कंपाउंड्स फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. ये भी मैंने कहा कि एटमॉस्फेयर में जो फ्री नाइट्रोजन है उससे नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बनता है. कौन बनाता है? राइजोबिया. कौन से नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बनते हैं? यहाँ दिखाया देखो, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमाइनो एसिड्स. ओके, नेक्स्ट. However, for this purpose of nitrogen fixation, they need leguminous plants like beans, groundnut, etc. as host. Beans and pulses are rich in proteins due to nitrogenous compounds made available by rhizobia. हम लोग बोलते हैं अगर प्रोटीन खाना है, जो नॉन वेजिटेरियन है, जो खाली वेजिटेबल्स खाते हैं, तो जो नॉन वेजिटेरियन है उनको बोलते हैं कि आप ज़्यादा दाल खाओ. ओके, दाल क्यों खाओ? क्योंकि दाल में ज़्यादा प्रोटीन होता है. ज़्यादा प्रोटीन क्यों होता है? क्योंकि उनके रूट पे राइजोबिया प्रेजेंट होता है, जो हवा का नाइट्रोजन कन्वर्ट करके देता है नाइट्रोजनस कंपाउंड में, और जिससे प्रोटीन बनता है. ओके, सो वी हैव फिनिश विद फर्स्ट वी हैव सीन यूजफुल बैक्टीरिया में पहला देखा लैक्टोबैसिली, ये सेकेंड देखा राइजोबियम. नाउ हाउ द राइजोबियम इज यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर. एक तो हम लोग ने देखा कि राइजोबियम क्या करता है, फ्री नाइट्रोजन अवेलेबल करके देता है प्लांट को. ओके, अब इसके बाद क्या करते हैं? आफ्टर हार्वेस्टिंग मतलब कंप्लीट हो गया, खेती पूरी हो गई, मतलब प्लांट की ग्रोथ हो गई. हार्वेस्टिंग वहाँ से मतलब प्लांट निकाल लिए गए. आफ्टर हार्वेस्टिंग अ लेग्यूमिनस क्रॉप, द लेफ्ट ओवर रूट्स, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स के बचे हुए रूट्स होते हैं, एंड अदर प्लांट पार्ट्स आर डेलिबरेटली डम्प इन द फार्म सॉइल. उसको डेलिबरेटली फिर से पानी ज़मीन में डंप करते हैं. ओके,
ड्यू टू दिस बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन द सॉइल इज मेंटेन, जिसकी वजह से ये जो बैक्टीरिया राइजोबिया बैक्टीरिया का पॉपुलेशन है वो मेंटेन हो जाता है, फिर से वो ज़मीन में ही चले जाते हैं. द यूज ऑफ राइजोबियम हैज़ हेल्प टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड देयर बाय देयर एडवर्स इफेक्ट्स. अभी राइजोबिया का काम क्या है, वो नाइट्रोजन अवेलेबल करके देता है नाइट्रोजनस कंपाउंड के फॉर्म में प्लांट को. ओके तो अभी अगर उसने अवेलेबल करके दिया तो हम लोग को बाहर से फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज केमिकल फर्टिलाइजर्स. केमिकल फर्टिलाइजर्स का खर्चा बढ़ जाता है और केमिकल फर्टिलाइजर्स के एडवर्स इफेक्ट भी है, साइड इफेक्ट भी है, वो भी नहीं होते. इट हैज़ ऑल्सो रिड्यूस एक्सपेंसेस ऑन फर्टिलाइजर, जिसकी वजह से फर्टिलाइजर यूज़ नहीं कर रहे बाहर से तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है, फार्मर का पैसा बच जाता है, केमिकल्स बच जाते हैं, केमिकल से होने वाला साइड इफेक्ट बच जाता है. Okay, thus it also saves money of farmers. Okay, hope you have understood. Now we are moving towards the next part, that is yeast cells. अभी ये जो yeast cells जो है, the yeast is a unicellular fungus. Uni means single cell, खाली एक ही सेल होती है उसकी बॉडी में. So yeast is a unicellular fungus with 1500 different species. और उसकी स्पीशीज कितने हैं, 1500 डिफरेंट स्पीशीज में ईस्ट सेल मिलता है. अभी ये ईस्ट सेल इज यूजफुल फॉर मेकिंग ब्रेड. ओके सो दैट पार्ट आई हैव नॉट इंक्लूडेड ओवर हियर, दैट इज फॉर योर होमवर्क और सेल्फ स्टडी कि हाउ द ब्रेड इज फॉर्म. ओके नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंटीबायोटिक्स. ओके सो व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? कार्बन कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम सम बैक्टीरिया एंड फंगाई for destroying or preventing the growth of harmful microorganisms are called antibiotics. अभी ये antibiotics कभी लेते हैं, जैसे हम लोग को बुखार है या हम लोग को मोशंस हो रहे हैं, कुछ भी तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले नॉर्मल मेडिसिन देता है. अगर वो मेडिसिन से कम नहीं हुआ तो डॉक्टर हम लोग को एंटीबायोटिक्स स्टार्ट कर देते हैं. भी एंटीबायोटिक्स 1 दिन 2 दिन नहीं लेना होता, उसका कोर्स होता है, कभी 8 डेज का होता है, कभी 5 डेज का होता है, कभी 10 डेज 15 डेज, डिपेंड्स अपॉन अपना डिजीज, अपने को क्या बीमारी है उसके ऊपर डिपेंड है. सो व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? ये एंटीबायोटिक्स क्या है? कार्बन कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम सम बैक्टीरिया एंड फंगाई. बैक्टीरिया और फंगाई से ही कार्बन कंपाउंड्स ऑब्टेन करते हैं, वो इसको मारने के लिए, डिस्ट्रॉय या प्रिवेंट करने के लिए हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके इससे बोलते ना लोहे को मारता है वैसे. ओके पेट में जो बैक्टीरिया फंगाई प्रोटोजोआ जो भी काम कर रहे हैं जिसके वजह से बॉडी को तकलीफ हो रही है उसको मारने के लिए उसके ही फॉर्मेट का कोई बैक्टीरिया फंगाई यूज करते हैं, दैट इज एंटीबायोटिक्स. ओके सो विच फर्स्ट एंटीबायोटिक्स दैट इज पेनिसिलिन. तो सबसे पहला जो एंटीबायोटिक डिस्कवर हुआ उसका नाम था पेनिसिलिन एंड इट हैज बीन डिस्कवर बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928. अरे वो कभी डिस्कवर हुआ? इन 1928. एंटीबायोटिक्स मेनली एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया. मोस्टली एंटीबायोटिक्स किसके अगेंस्ट काम करते हैं? दैट इज बैक्टीरिया. सम एंटीबायोटिक्स कैन डिस्ट्रॉय प्रोटोजोआ. ओके प्रोटो मीन्स फर्स्ट, जोआ मीन्स एनिमल. जो सिंगल सेल के एनिमल्स होते हैं उनको कभी कभी उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं. ओके होप यू हैव अंडरस्टूड. नाउ विल सी द टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स. So antibiotics are of 2 types, that is broad spectrum and the narrow spectrum. So broad spectrum antibiotics कौन से होते हैं? Antibiotics useful against wide variety of bacteria. वो बहुत सारे बैक्टीरिया के ऊपर काम कर सकता है या बहुत सारे डिजीज के ऊपर काम कर सकता है, वो एंटीबायोटिक को बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. और जो व्हेन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डेफिनेटली नोन द नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज यूज्ड. मतलब पर्टिकुलर मालूम है कि ये बीमारी यही बैक्टीरिया के वजह से हो गया, खाली वो बैक्टीरिया पे जो मेडिसिन एंटीबायोटिक असर करेगा उसको बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम बैक्टीरिया, जब भी पर्टिकुलरली मालूम हो तो. फॉर एग्जांपल जैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम का एग्जांपल है एम्फिसिलिन, एमोक्सिलिन, टेट्रासाइक्लिन. और नैरो स्पेक्ट्रम है दैट इज पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन एटसेट्रा. ओके अंडरस्टूड. ये पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक था, डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने. नाउ जाते हैं पेनिसिलिन पे. तो पेनिसिलिन इज अ ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स. ये नैरो स्पेक्ट्रम है, ये देखो. ओके नैरो स्पेक्ट्रम है पेनिसिलिन. नैरो स्पेक्ट्रम कभी यूज होता है जब भी पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेफिनेटली नोन है कि किसके वजह से बीमारी हुई है. Now penicillin is a group of antibiotics obtained from fungus Penicillium.
तो पेनिसिलिन किससे मिलता है, कौन से फंगस से, पेनिसिलियम. ओके, इट इज यूज फॉर कंट्रोलिंग द इन्फेक्शन कॉज बाय बैक्टीरिया लाइक स्टैफिलोकोकी, क्लोस्ट्रीडिया, स्ट्रेप्टोकोकी. ओके, तो ये 3 टाइप के बैक्टीरिया हैं. अगर उन लोग की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, बीमारी है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए पेनिसिलिन यूज होता है. Medicines containing penicillin are used to treat certain bacterial infections of ear, कान का इन्फेक्शन है, नोज का इन्फेक्शन है, थ्रोट का इन्फेक्शन है, गले का इन्फेक्शन है, स्किन का इन्फेक्शन है. तो अगर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वो क्योर करने के लिए पेनिसिलिन यूज़ करते हैं या मेडिसिन यूज़ करते हैं जिसमें पेनिसिलिन होता है. इट ऑल्सो यूज टू ट्रीट डिजीजेस लाइक न्यूमोनिया एंड स्कारलेट फीवर. ओके, निमोनिया, स्कारलेट फीवर भी ट्रीट करने के लिए पेनिसिलिन यूज होता है. नेक्स्ट, अभी एंटीबायोटिक्स हम लोग देखा कि एंटीबायोटिक्स का बहुत यूज़ है. अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कुछ प्रोटोजोन इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक क्योर करता है. लेकिन एंटीबायोटिक लेने के भी कॉशंस होते हैं, प्रिकॉशंस लेना है हम लोग को, क्या खबरदारी लेनी है. दैट इज एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर. अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो ही एंटीबायोटिक लेना है, वरना नहीं लेना है. नेक्स्ट, डोंट परचेज एनी एंटीबायोटिक फ्रॉम मेडिकल स्टोर्स विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ डॉक्टर. जैसे कहा ना, अगर बहुत ज़्यादा फीवर है तो हम लोग अपने मन से एंटीबायोटिक लाए और मेडिसिन स्टार्ट किया, ऐसे नहीं करना है. जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करता आपको एंटीबायोटिक नहीं लेना है. नेक्स्ट, don't consume antibiotics on your own to treat common diseases like throat infection, common cold और influenza. थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, अपने आप से मन से कोई एंटीबायोटिक लेके कंज्यूम नहीं करना है, नहीं खाना है. Even if you feel well before completing of the prescribed course of the antibiotic, you must continue and complete it. For example, जैसे हम लोग डॉक्टर के पास गए, हम लोग ठीक नहीं लगा तो डॉक्टर अगेन हम लोग को एंटीबायोटिक लिख के देता है. तो मैंने कहा था एंटीबायोटिक का कोर्स होता है, मे बी 5 days 8 days डिपेंड्स. तो जितने दिन का कोर्स है हम लोग ने स्टार्ट कर दिया. उसके पहले मुझे सपोज 8 days का कोर्स था और मुझे तीसरे दिन ही अच्छे से फील हो रहा है, एकदम हेल्दी लग रहा है. तो कोई होते हैं कि वो मेडिसिन लेना स्टॉप कर देते हैं. तो ऐसे हम लोग को मेडिसिन स्टॉप नहीं करना, उसका कोर्स कंप्लीट करना है अगर हमको बेटर फील लगे तो भी. डोंट सजेस्ट टू अदर्स द एंटीबायोटिक्स विच वर यूजफुल टू यू. अभी मुझे ये एंटीबायोटिक से असर पड़ा या मुझे अच्छा लगा तो ये एंटीबायोटिक किसी और को आपको डिस्क्राइब नहीं करना है या प्रिस्क्राइब नहीं करना है कि आप ले लो, वो अच्छा है, क्योंकि वो मे भी आपकी बॉडी के लिए यूजफुल था, उसके बॉडी के लिए हो कि नहीं मालूम नहीं. ओके, होप यू हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन ऑल्सो ऑफ एंटीबायोटिक्स. नेक्स्ट आते हैं, अब तक हम लोग ने देखा था यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स दी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. हार्मफुल नाम में ही हार्म करते हैं, मतलब वो तकलीफ देते हैं, इसके लिए उनको हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं. इसमें फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज क्लॉस्ट्रीडियम. ओके, अभी ये क्लॉस्ट्रीडियम कहाँ प्रेजेंट होता है? द बैक्टीरिया विच स्पॉइल कुक फूड आर क्लॉस्ट्रीडियम. हम लोग खाना बासी होने के बाद खराब हो जाता है, तो खाना खराब करने के लिए कौन से बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल है? उसमें से एक है क्लॉस्ट्रीडियम. आउट ऑफ 100 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ दिस बैक्टीरियम, सम आर फ्री लिविंग इन द सॉइल whereas some live in the alimentary canal of humans and other animals. तो नियरली 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ है क्लॉस्ट्रीडियम का. यहाँ नीचे मैंने पिक्चर्स भी दिखाए 4 का. ओके, तो 100 डिफरेंट स्पीशीज़ है, जिसमें से कुछ स्पीशीज़ फ्री लिविंग है इनसाइड द सॉइल एंड सम लीव्स इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन के एलिमेंट्री कैनाल मतलब पेट के स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पेट में, स्टमक में वो रहते हैं, या अदर एनिमल्स के भी पेट में वो रहते हैं. ओके, तो व्हाट इज द शेप ऑफ द क्लॉस्ट्रीडियम? दैट इज रॉड शेप. ओके, इनका शेप देखो, रॉड शेप है, लंबा ऐसे रॉड की तरह. ओके, नेक्स्ट, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दीज बैक्टीरिया कैन नॉट विथस्टैंड द नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल ऑफ एयर बिकॉज दे ग्रो इन एनारोबिक कंडीशन. वो एनारोबिक कंडीशन में ग्रो होते हैं, मतलब जहाँ ऑक्सीजन नहीं होता ऐसी कंडीशन में ग्रो होते हैं, और अगर उनको ऑक्सीजन मिल गया तो वो विथस्टैंड नहीं कर सकते, जिंदा नहीं रह सकते. ओके, सो अलॉन्ग विद दिस टाइप ऑफ एक बैक्टीरिया हम लोग ने देखा, दैट इज क्लॉस्ट्रीडियम. ऐसे ही अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, उसमें बैक्टीरिया, वायरस है, फंगाई है, प्रोटोजोन्स है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट डिसीजेज दैट
अफेक्ट ह्यूमंस, तो डिफरेंट डिसीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कौन से चार्ट है, दैट इज़ एड्स है, हेपेटाइटिस है, इन्फ्लुएंजा है, मीजल्स एंड चिकन पॉक्स है, बर्ड फ्लू है, स्वाइन फ्लू है, डेंगू है। अभी ये सब जो है बीमारी है वो किसके वजह से होती है, वायरस। पैथोजन मतलब जो तकलीफ देता है उसको पैथोजन बोलते हैं, नुकसान करने वाला ऑर्गेनिज्म इज अ पैथोजन। सो ये सब वायरस के वजह से होते हैं। उनका मोड ऑफ इन्फेक्शन दिया है, वो कैसे बॉडी में एंटर करते हैं, एंड इट इज़ अ प्रिवेंटिव मेजर्स। नेक्स्ट आता है निमोनिया, लेप्रेसी, कॉलेरा, ये होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया के वजह से। देन मलेरिया एंड डैंड्रफ, रिंगवर्म, स्केबीज। मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के वजह से, डैंड्रफ, रिंगवर्म, स्केबीज होता है फंगाई के वजह से। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड। ये सब पार्ट पहले आपको हो गया है, जस्ट गो थ्रू इट। ओके, so these are about harmful microorganisms. So we have completed useful microorganisms, we have completed harmful microorganisms. Hope you have understood everything. So this is all about the lesson, and hope you have liked my video. If you like my video, please like it, share it, subscribe it, and press the bell icon to get the notification. If you have any comments, please mention in the comment box. Thank you for watching my video.